नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्नायु मंडल। देखिए, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है स्नायु मंडल का संबंध है शारीरिक विकास के क्षेत्र से है, जबकि स्मृति, अभिप्रेरणा एवं समायोजन का जो संबंध होता है वो होता है मानसिक विकास के क्षेत्र से। क्लियर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है साथियों, वो होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास की वजह से। जो हमें यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है, ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ कहा गया है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण बालक के शरीर में वृद्धि होती है, जबकि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और नैतिकता से उसकी मानसिक विकास में वृद्धि होती है। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए, हम जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। तो जो पहली अवस्था होती है वो होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसका समय होता है जन्म से 2 वर्ष है, जो यहाँ में ऑप्शन ए में दिया हुआ है। और आपको बता दें, संवेदी क्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो इंद्रियों के द्वारा सीखता है, इसलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यदि आपकी कक्षा का जो बच्चा है वो सी को डी तथा डी को सी पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित थे। बताना है यहाँ पर, यदि आपकी कक्षा का जो बच्चा है वो सी को डी पढ़ता है, ठीक है, तथा डी को पढ़ता है सी, मतलब यहाँ पर क्या है, उसे पढ़ने से संबंधित समस्या है, तो हम जानते हैं उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। ध्यान रखिए, पठन संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है और लेखन संबंधी विकार को कहा जाता है साथियों डिसग्राफिया। ठीक है। और ऐसे में ट्रिक से आपको याद करवा चुका हूं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अब बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत, तो भैया संबद्ध है प्रतिक्रिया का सिद्धांत ए भी है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत ए भी है, और प्रबलन का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है साथियों, हमें कमेंट करना, हम आपको उसका रिप्लाई विथ सॉल्यूशन सहित जरूर देंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। बताना है आपको, जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वह किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो साथियों, वो बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन सभी के लिए है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 पर। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। बताना इसमें से कौन सा सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। तो वो होगा साथियों अनुशासन, जो हमें ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है सृजनशीलता के द्वारा उपलब्ध संसाधनों से किसी नए विचारों को जन्म दिया जाता है। और सृजनशीलता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर कहा भी गया है मौलिकता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, उत्सुकता और स्वतंत्रता। लेकिन जो अनुशासन है भैया, अनुशासन सृजनशीलता का तत्व नहीं होता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो यदि बालक की बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे कहा जाएगा सामान्य बुद्धि बालक, जो हमें ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए आपको बता दें, टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों को वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 130 से अधिक होती है तो बालक होगा प्रतिभाशाली। ठीक है, 121 से 130 के बीच है तो प्रखर बुद्धि वाला होगा, और 111 से 120 के बीच है तो तीव्र बुद्धि, और 91 से 110 के बीच है तो उसे सामान्य बुद्धि बालक कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सारे प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। बताना है आपको, जो लॉरेंस कोहल वर्ग हैं वह विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा नैतिक, जो हमें ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर अपना हो जाएगा। यहाँ पर कहा भी गया है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 10 पर। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के मुख्यतः 3 तत्व आवश्यक बताए हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतः वैयक्तिक कौशल। लेकिन जो सृजनात्मकता है भैया, इसका संबंध है नवीन विचारों से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। चलिए, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा होता है वो अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रियाएं करने लगता है। क्लियर? जिसका समय होता है 11 से 15, यहाँ पर 16 नहीं है साथियों, 11 से 15 कर लेना आप लोग, 11 से 15 वर्ष। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है। अब बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा समझकर। ठीक है, यदि आप किसी भी चीज़ को समझकर सीखते हैं तो वह स्थायी होता है। क्लियर? इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है वह कौन सा मॉडल है। तो वो होगा साथियों रचनावादी मॉडल, जो हमें ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, कहा गया है सीखने का रचनावादी मॉडल बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, क्योंकि रचना अनिवार्य रूप से किसी विचार या वस्तु के सृजन से संबंधित होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है। तो देखिए, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है सांकेतिक भाषा, जो हमें ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए, जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आ जाते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इसे अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। कहा गया है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हैं तो वह कौन सा बालक होगा। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो देखिए, यदि बालक अपने से नीची कक्षा के कार्य करने में असक्षम होता है तो ऐसा बालक माना जाएगा मानसिक रूप से मंद बालक, जो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर? इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 पर। चलिए,
कहा गया है प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह कौन सी नीति है? तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता को दूर करने के लिए शिक्षक को सबसे उपयुक्त शिक्षण नीति का प्रयोग करना चाहिए, जिसका नाम है खेल और मनोरंजन नीति, जो यहाँ हमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है। देखिए, यहाँ कहा भी गया है क्योंकि खेल एवं मनोरंजन विधि में अधिगम के साथ साथ बच्चों में समायोजन की क्षमता का विकास भी होता है। क्लियर? तो साथियों, इसमें हमने केवल 16 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको विथ व्याख्या सहित आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो साथियों, रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।